हाँ बेटा, तो हम पढ़ रहे थे कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, ठीक है। संरक्षी व असंरक्षी बल और क्षेत्र, ठीक है। तो मैंने आपको इसमें बताया था कि जो कंजर्वेटिव फील्ड होती है और जो कंजर्वेटिव फोर्सेस होती हैं वो किसके ऊपर डिपेंड नहीं करती, पाथ के ऊपर, किस पथ के ऊपर कार्य किया जा रहा है उसके ऊपर निर्भर नहीं करती। ये किसके ऊपर निर्भर करती हैं, प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के ऊपर। इसके एवज, इसके रिस्पेक्ट में मैं दूसरी बात करूं, कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव फील्ड के अंदर क्या होता है, जो वर्क डन होता है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, पाथ के ऊपर डिपेंड करता है। किसके ऊपर करता है बेटा, पाथ के ऊपर, ठीक है। यही बताया था, ये सब मैंने लिखा हुआ है। W1 कहीं से भी जाओ इक्वली होगा। एक पूरी लूप में लौट जाना और आने के बीच में जो डेल्टा W होगा वो मेरा कितना होगा, 0 होगा, बल्कि यहाँ पर नहीं होगा। एग्जाम्पल्स की अगर मैं बात करूँ तो कंजर्वेटिव फील्ड के एग्जाम्पल जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गई, ग्रेविटेशन फोर्स हो गया, ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, और इलास्टिक फोर्सेस हो गई। ये सब किसकी हैं, किसके एग्जाम्पल हैं, ये कंजर्वेटिव फील्ड के हैं। जबकि यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो इसके अंदर क्या हो गया, जैसे फ्रिक्शन फोर्स हो गया, ये मेरा एग्जाम्पल है, फ्रिक्शन फोर्स, ठीक। फ्रिक्शन फोर्स के बाद एयर रेजिस्टेंस, विस्कोसिटी, ठीक है। ये सब एग्जाम्पल्स किसके हैं, नॉन कंजर्वेटिव फील्ड में जो फोर्सेस लग रही हैं उनके हैं। चलो, अब जब ये सारी चीज़ें देख चुके हैं तो एक कंडीशन देखते हैं कि सर हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सी फोर्स कंजर्वेटिव है और कौन सी नॉन कंजर्वेटिव है, कौन सी फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है और कौन सी नॉन कंजर्वेटिव है। तो उसकी देखो कंडीशन बताता हूँ मैं आपको, थोड़ा सा समझा देता हूँ कि हमें पता कैसे चलेगा कि कौन सा कंजर्वेटिव और कौन सा नॉन कंजर्वेटिव। उसके लिए देखो जरा, यहाँ पे देखो, इधर देखो, बताता हूँ। कंजर्वेटिव फील्ड के अंदर जो कंजर्वेटिव फोर्सेस होती है उनका डेल क्रॉस एफ जो होता है बेटा वो 0 आता है, ठीक है, डेल क्रॉस एफ, ठीक। और जो ये किसके लिए है, ये कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए, ठीक है। चलो, ऐसे ही जो नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस होती हैं, नॉन कंजर्वेटिव इनके लिए डेल क्रॉस एफ की वैल्यू नॉन जीरो होती है। कैसी होती है, नॉन जीरो। सर हमें एक छोटा सा एग्जांपल लेकर के समझाओ, पर उससे पहले हमें ये बताओ कि डेल क्या है। तो डेल की जो वैल्यू है बेटा, इसको ग्रेडियंट बोलते हैं। ये होता है डेल बाई डेल एक्स आई कैप प्लस डेल बाई डेल वाई जे कैप प्लस डेल बाई डेल जेड के कैप, ठीक है। आओ जरा इसको सॉल्व भी करते हैं कि सर इसका मतलब क्या हुआ, 0 आएगा तो उसका मतलब क्या है। जैसे हमें पता है कि जो वेक्टर प्रोडक्ट है हम कैसे करते हैं, आई कैप जे कैप के कैप, और यहाँ क्या लिखूंगा, डेल बाय डेल एक्स, क्योंकि क्या है, डेल क्रॉस एफ है, डेल बाय डेल एक्स, डेल बाय डेल वाई, डेल बाय डेल जेड। ऐसे ही अगर मैं फोर्स की बात करूँ, सपोज कोई फोर्स है एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप, 3D के अंदर फोर्स लग रही है, तो मैं इसको क्या बोलूँगा, एफ एक्स एफ वाई एफ जेड। मुझे की बात देखना, ये मैं इसको यहाँ से मिटा रहा हूँ, और आपको बताता हूँ, पूरा डिटेल में बताऊँगा, कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव, घबराओ मत, ठीक है। यहाँ से अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा तो बेटा क्या लिखूँगा, आई कैप, इसको छुपा दूंगा और क्या बोलूँगा, डेल बाई डेल जेड इंटू एफ जेड, यही आएगा, इसको छुपा दिया, ये माइनस डेल बाई डेल जेड इंटू एफ वाई। कुछ गड़बड़ किया क्या हमने, यहाँ पर y है, z नहीं है, यहाँ पे y है, ठीक है। ऐसे ही यहाँ लिखते हैं माइनस का j कैप, और बेटा क्या लिखेंगे, माइनस का j कैप, और मैं क्या लिखूंगा, इस वाले को छुपा दूंगा, पूरे को क्या बोलूँगा, डेल बाई डेल एक्स एफ जेड, यही आ रहा है, देख लो, डेल बाई एफ जेड, माइनस ये माइनस डेल बाई डेल जेड, कुछ गड़बड़ कर रहे हैं क्या, माइनस ये एफ एक्स, इधर क्या आएगा, एफ एक्स, बिल्कुल सही कर रहे हैं, प्लस का के कैप। देखो कहीं कुछ लिखने में मैं गड़बड़ नहीं कर दूं, देखो जरा, इसको छुपा लूँगा तो मैं क्या बोलूँगा, डेल बाई डेल एक्स एफ वाई, डेल बाई डेल एक्स एफ वाई माइनस डेल बाई डेल एक्स एफ वाई माइनस डेल बाई डेल वाई एफ एक्स, डेल बाई डेल वाई एफ एक्स इक्वल्स टू 0। बेटा जब इक्वल्स टू 0 रखूंगा यानी आई वाला भी 0, आई वाला 0 रखेंगे तो देखना एक पैटर्न निकल के आएगा, और वो क्या आएगा
मैं चेक कर लूँ कि रिकॉर्डिंग प्रॉपर हो रही है कि नहीं हो रही है। हाँ बिल्कुल प्रॉपर चल रही है। देखो फिर क्या बोल सकते हैं कि बेटा डेल बाय डेल वाई, देखना एफ जेड इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, ये 0 होना चाहिए, माइनस, लो एक बार समझाने के लिए, माइनस डेल बाय एफ वाई अपॉन डेल जेड, ये लिखा है मैंने, इक्वल्स टू 0 इसके अकॉर्डिंग। ठीक, तो यहाँ से मुझे क्या पता चला, डेल ऑफ एफ जेड डेल वाई इक्वल्स टू डेल ऑफ एफ वाई डेल जेड। एक पैटर्न निकल के आया यहाँ से, देखो एक पैटर्न निकल के आया, ये मेरे को समझ में आया पैटर्न। अभी और समझ, इसको भी अगर मैं 0 के इक्वल रखूँगा तो देखो मेरे को क्या मिलेगा, डेल बाई डेल एक्स एफ जेड इक्वल्स टू डेल बाई एफ एक्स डेल जेड। ये पैटर्न मैं आपको दिखाऊंगा, एक पैटर्न निकल के आएगा अभी। इसको भी अगर मैं 0 के इक्वल रखूँ तो देखो जरा क्या निकल के आएगा। अब मैं इसको मिटा देता हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना इसका, स्क्रीनशॉट या वीडियो को पॉज करके नोट कर लो। लो स्क्रीनशॉट के लिए मैं जगह छोड़ देता हूँ, ठीक है। हाँ अब देखो ये मैं मिटा देता हूँ, ये तो सब लिखा हुआ था, ये यहाँ से ये भी मिटा देते हैं, आप लोगों ने नोट कर ही लिया होगा। अब इसको अगर मैं 0 रखूँगा तो देखो क्या आ रहा है, डेल बाय डेल एक्स एफ वाई इक्वल्स टू डेल ऑफ एफ एक्स डेल वाई, ये आया। ठीक, देखो पैटर्न जो निकल के आ रहा है, मैं बार बार जो बोल रहा हूँ, एक पैटर्न मुझे दिख रहा है। क्या दिख रहा है, पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स है तो वाई है, ठीक है। अब ये देखो ये पैटर्न आ रहा है, इधर पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ वाई है तो इधर क्या बेटा एक्स है, दिख रहा है। ऐसे ही अगर यहाँ y है तो यहाँ y आना चाहिए, यहाँ z है तो यहाँ z आना चाहिए, यहाँ z है तो यहाँ z आएगा, यहाँ x है तो यहाँ x आएगा। जमी बात। तो अगर ये है तो मैं क्या बोलूँगा कि फोर्स मेरी कैसी है बेटा, कंजर्वेटिव। लेकिन अगर ये नहीं है तो मैं क्या बोलूँगा, फोर्स मेरी कैसी है, नॉन कंजर्वेटिव। आई बात समझ में। सर एग्जाम्पल लेकर के बताओ, तब हमको ज़्यादा क्लियरिटी आएगी। एग्जाम्पल से देखो, मैं इस पूरे को अच्छे से क्लीन कर देता हूँ बोर्ड को। हाँ काफ़ी गंदा हो रहा था ये, है ना। चलो यानी अब जो है बेटा, अब जो है यहाँ पे मैं देखता हूँ, एक दो एग्जाम्पल लेता हूँ। 2 एग्जाम्पल से आपको इतनी अच्छे से क्लियरिटी आ जाएगी कि मैं आपसे क्या समझाना चाह रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। 2 एग्जाम्पल आपके सामने ही आपको अच्छे समझ में आ जाएगा उन्हीं से, ठीक है। ये बोर्ड रब हो गया, देखते हैं। देखो एक छोटा सा एग्जाम्पल, एफ वेक्टर इक्वल्स टू आई कैप प्लस वाई जे कैप, मैंने ये बोला। एक और एग्जाम्पल लेता हूँ, एफ ऑफ दो क्वेश्चन पैरेलल, जिससे आपको आए क्लियरिटी, चीज़ें समझ में आए आपको अच्छे से, ठीक। देखो जरा फिर, ये तो गंदा हो रखा है, यहाँ से देखो इसको, ठीक। अब आपको साफ दिखेगा, अब बिल्कुल क्लियर दिखेगा, है ना। ये तो एग्जाम्पल नोट, ये वाला एग्जाम्पल नोट करो, फिर अगला वाला मैं बताता हूँ। आप लोगों को दिख रहा है ना, हाँ दिख तो रहा है, ठीक है। ये वाले एग्जाम्पल में क्या बोल देता हूँ मैं, 3y कैप आई कैप प्लस 4x जे कैप। मैंने 2 फोर्सेस लिए हैं, मुझे ये चेक करना है कि ये दोनों फोर्सेस कंजर्वेटिव हैं कि नहीं है। तो ये चेक करने के लिए मैं क्या बोलूँगा, डेल ऑफ एफ एक्स डेल वाई क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए डेल ऑफ, नीचे यहाँ x है तो यहाँ पे डेल x, यहाँ y है तो यहाँ पे एफ वाई। अगर ये कंडीशन पॉसिबल है तो मेरा आंसर सही है। चलो पार्शियल डिफरेंशिएशन कर लेते हैं, डेल ऑफ डेल वाई निकाल लेते हैं एफ एक्स के रिस्पेक्ट में। तो एफ एक्स कितना है, 1 है, तो क्या बोलेंगे, डेल ऑफ डेल वाई 1, ये तो कांस्टेंट हो गया, इसका डिफरेंशिएशन आया 0, ठीक है। चलो नेक्स्ट वो वाला करके देखते हैं, डेल ऑफ डेल एक्स एफ वाई है, तो एफ वाई की जगह पे वाई है ये, तो मैं क्या बोलूँगा, डेल ऑफ डेल एक्स वाई। बेटा एक्स वेरिएबल है, वाई मेरा फिर से कांस्टेंट हो गया तो 0। हाँ ये और ये इक्वल्स टू 0 है, यानी कि ये जो फोर्स है ये कैसी है, कंजर्वेटिव इन नेचर। कैसी फोर्स है बेटा, कंजर्वेटिव फोर्स है। चलो इसको भी चेक कर लेते हैं एक बार, डेल ऑफ डेल वाई निकालते हैं, तो यहाँ पर क्या आएगा एफ एक्स, तो डेल ऑफ डेल वाई, एफ एक्स की वैल्यू कितनी है 3y, यहाँ से देखूंगा तो मेरे को ये आंसर आया 3। ऐसे ही यहाँ पर देखूंगा कि डेल ऑफ डेल एक्स ऊपर एफ वाई आएगा, तो डेल ऑफ डेल एक्स एफ वाई की जगह पे देख बेटा कितना है 4x है, 4x है तो मेरा आंसर कितना आया 4। अरे ये तो अनइक्वल है,
अनइक्वल है तो मैं क्या बोलूँगा कि ये कैसी है, ये नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। कैसी बेटा, ये नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। अगर क्लियरिटी आई, अब समझ में आया कि सर हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सी कंजर्वेटिव है और कौन सी नॉन कंजर्वेटिव है, उसकी कंडीशन मैंने बता दी, 2 एग्जाम्पल बताए, आपको समझ में आ गए होंगे, है ना। अब अगर आपको ये सारे एग्जाम्पल्स बेटा अच्छे से समझ में आ गए हैं तो चलो नेक्स्ट चीज जो हम पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं एनर्जी के लिए। और एनर्जी के अंदर भी सबसे पहले पढ़ेंगे काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, हेडिंग डालो काइनेटिक एनर्जी। सर काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, तो मैं क्या बोलूँगा, इट इज एनर्जी पोजेस्ड बाय ड्यू टू मोशन, यानी मोशन की वजह से जो एनर्जी किसी बॉडी में आती है उसको हम क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी। ठीक, मूविंग पार्टिकल के अंदर मोशन की वजह से आती है ना ये। ठीक, अच्छा तो सर इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इसको हम लिखते कैसे काइनेटिक एनर्जी को, तो मैं बोलूँगा कि जो बेटा जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो सपोज आप लोगों को सब पता है लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ कि सपोज ये m मास है और ये v वेलोसिटी जा रहा है, तो इसके अंदर जो एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है, इसकी वेलोसिटी की वजह से होती है हाफ ऑफ m v स्क्वायर। ठीक है, चलो अच्छी बात, ये भी चीज़ मुझे समझ में आ गई कि काइनेटिक एनर्जी अच्छा स्केलर क्वांटिटी होती है। ठीक, और मैं जो चीज़ पोटेंशियल एनर्जी मेरी स्केलर क्वांटिटी होती है ना। ठीक है, एक जो चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा था, मैं क्या बताना चाह रहा था, हाँ कि काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के बीच में क्या रिलेशन होगा वो मेरे को कैलकुलेट करना है। तो बेटा एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर m से मल्टीप्लाई करता हूँ और m से डिवाइड कर देता हूँ। ठीक, तो m से मल्टीप्लाई और m से डिवाइड करूँगा, देखो m इंटू m स्क्वायर हो जाएगा, तो 1/2 m स्क्वायर v स्क्वायर अपॉन का m, बेटा इन दोनों को कलेक्ट कर लूँगा तो बोलूँगा 1/2 m v पूरे का स्क्वायर अपॉन m, तो मैं इसको क्या बोलूँगा 1/2 p स्क्वायर अपॉन m। ठीक है, तो p क्या बेटा, p क्या है, p होता है मोमेंटम m इंटू v। आया, चीज आई समझ में। तो सर मैं क्या लिख सकता हूँ कि p स्क्वायर इक्वल्स टू 2m ऑफ के ई, बड़ा काफ़ी बार आप लोगों ने देखा भी होगा इसको, अंडर रूट ऑफ 2m के ई, ये रिलेशन होता है मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी के अंदर। क्लियरिटी आई। एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं, उससे आपको थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा, तो यहीं साइड में कर देते हैं। सपोज जैसे कोई पार्टिकल है, उसका मास m है और उसकी काइनेटिक एनर्जी जो होती है, उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है उसको 50% अगर मैं इंक्रीज कर दूं तो मोमेंटम में क्या फ़र्क आएगा, तो मोमेंटम में क्या फ़र्क आएगा। सबसे पहले मैं क्या बोलता हूँ, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जो है वो k है, ऐसा मान लेता हूँ। तो बेटा मोमेंटम भी कितना होगा इनिशियली, p इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 2m k। क्लियरिटी आई। फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या बोल रहा है वो, के ई एफ की वैल्यू कितनी बोल रहा है, के प्लस 0.5 इंक्रीज हो रही है, तो के, तो ये आ गई 1.5 के फाइनल मेरे को ये आ गया। तो ये तो मेरा पी इनिशियल था, पी फाइनल अगर मैं यहाँ से निकालूँ तो क्या बोलूँगा, अंडर रूट ऑफ 2m इंटू 1.5 के। बेटा अंडर रूट ऑफ 1.5 इंटू ये पूरा का पूरा कितना है, अंडर रूट ऑफ 2m के, यानी अंडर रूट 1.5 पी इनिशियल, ये मेरे को पी फाइनल मिल गया। मैं ये सब कर क्यों रहा हूँ, क्यों, क्योंकि मेरे को परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम पूछा है। परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम की अगर मैं बात करूँगा तो मैं बोलूँगा पी फाइनल माइनस का पी इनिशियल अपॉन का पी इनिशियल इंटू का 100। एरर के अंदर मैंने आपको ये चीज़ सिखाई थी परसेंटेज एरर में। ठीक है, तो पी फाइनल मेरा कितना बेटा, अंडर रूट 1.5 पी आई माइनस का पी आई अपॉन का पी आई इंटू का मेरा 100। यहाँ से बेटा जो रूट इसका जो वैल्यू होता है वो होता है 225 15 का है ना, तो 0.225 कुछ आएगी ऐसे, कुछ 2.25 आएगा, नहीं कुछ गड़बड़ कर रहे हैं अपन, चलो पूरा ही कर लेते हैं। ये अंडर रूट 1.5 माइनस 1 इंटू 100, इसका रूट एक बार आप लोग देख लेना, चेक कर लेना, बाकी आगे कैलकुलेशन है, जो भी आंसर आएगा मेरा कुछ यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, चलो अब ऐसा हो कि सर काइनेटिक एनर्जी में स्मॉल चेंज हो, कैसा हो, काइनेटिक एनर्जी के अंदर कोई स्मॉल चेंज हो, इसको मिटा देता हूँ, बताता हूँ कैसे, लेस देन 5% हो, तो मोमेंटम कैसे चेंज होगा। ये तो आपने 50% बता दिया, 50% चेंज हो रहा हो, 100% हो रहा हो, 200 हो, मेरे को ये मेथड पता चल गई, मैं कर लूँगा। ठीक है, लेकिन सर अगर कुछ इस तरीके से हो, कैसे, समझाता हूँ, बात बताता हूँ आपको। यहाँ देखो, अगर ऐसा बोल दिया जाए
कि काइनेटिक एनर्जी कितनी हो रही है, मैंने अभी अभी निकाला कि P जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अंडर रूट ऑफ के ई। यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ, P जो होगा के ई की पावर 1/2 है। अब अगर कोई मेरे को यूँ बोल दे स्मॉल चेंज हो, मैं बोल दूँ क्या कितना, कि काइनेटिक एनर्जी को मैं 2% इंक्रीज कर रहा हूँ, कितना कर रहा हूँ, 2% इंक्रीज कर रहा हूँ, तो चेंज इन मोमेंटम कितना होगा, मुझे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ये तो पता है कि मोमेंटम जो है वो इंक्रीज होगा। देखो ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो मुझे ये तो पता है कि मोमेंटम इंक्रीज होगा, पर कितना होगा वो चेक कर लेते हैं। जब इस तरीके का आए तो बेटा आपको सीधा सीधा बोलेंगे P इक्वल्स टू 1/2 पावर आगे आ जाएगी, और जो भी डेल्टा के ई आएगा वो लिख दो, डेल्टा P जो भी चेंज आएगा वो। तो सिंपली डेल्टा P की अगर मैं बात करूंगा, मैं डेल्टा P की बात करूंगा तो 1/2 कितना परसेंटेज बताया था मैंने, 2%, तो मैं क्या बोलूँगा कि मोमेंटम कितने परसेंट इंक्रीज हो जाएगा, 1%। कितने परसेंट हो जाएगा, 1%। सेम कंडीशन इधर आ जाएगी, ठीक है, ये चीज़ आ गई मेरे को समझ में। अब जो नेक्स्ट एनर्जी होती है वो है पोटेंशियल एनर्जी। नेक्स्ट चीज़ मैं आपको जो समझाने वाला हूँ वो होती है पोटेंशियल एनर्जी। जरा एक बार फटाक से हेडिंग डाल दो, पोटेंशियल एनर्जी। और मैं धीरे धीरे मैं लेके चल रहा हूँ वर्क एनर्जी थ्योरम और उसकी तरफ, पर सबसे पहले मुझे पोटेंशियल एनर्जी समझना जरूरी है और इक्विलिब्रियम की कंडीशंस समझनी जरूरी है कि सर इक्विलिब्रियम की कंडीशंस क्या होती हैं। चलो, पोटेंशियल एनर्जी जो होती है बेटा ये पोजीशन के रिस्पेक्ट में देखी जाती है। इसमें रेफरेंस पॉइंट का बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंस है ना, किसके रिस्पेक्ट में, कि रेफरेंस पॉइंट कितना है। चलो, ये तो मेरे को समझ में आ गया कि सर एनर्जी पोजेस ड्यू टू पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल, पार्टिकल के स्थिति के हिसाब से हमें पोटेंशियल एनर्जी का पता चलता है, ठीक। तो पोटेंशियल एनर्जी का अगर मैं देखूंगा कि सर एक्चुअली आप डिफाइन करो कि पोटेंशियल एनर्जी कब कैसे देखते हैं, तो बेटा पोटेंशियल एनर्जी का अगर मैं डेफिनेशन बोलूं तो मैं क्या बोलूंगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो कंजर्वेटिव फील्ड में लगती है। सबसे पहली बात तो ये कंजर्वेटिव फोर्सेस की वजह से लगेगी। तो देखो जरा, आर इनिशियल आर फाइनल एफ सी डॉट डी आर, मैं लिख रहा हूं अभी आपको समझा दूंगा माइनस। ये पोटेंशियल एनर्जी होती क्या है, नेगेटिव वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस। सुनना ध्यान से सुनना, नेगेटिव वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस, वर्ड्स पे ध्यान देना, कंजर्वेटिव संरक्षी क्षेत्र या संरक्षी बलों द्वारा किया गया ऋणात्मक कार्य स्थितिज ऊर्जा का मान होता है, ठीक है। इंग्लिश में कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस, नेगेटिव वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस गिव्स द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। क्लियरिटी आई। चलो इसी चीज को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। हमें सर ये चीज तो समझ में आ गई। अब सर अगर मैं यूं देखना चाहूं कि रिलेशन बिटवीन एफ सी एंड पोटेंशियल एनर्जी, तो वो कितना होता है बेटा, एफ सी मैं यहां से देखूंगा तो मैं क्या बोलूंगा, माइनस ऑफ डेल यू अपॉन डेल आर। फिर से वही बात कि सर डेल यू और डेल आर क्या है। अभी आप मेरे को करके बता दो, मैं थोड़ा सा इसमें कंफ्यूज हो गया हूं। तो देखो ये तो मैंने आपको डेफिनेशन बताई, ये मैंने आपको ये बताया। आर आई मेरा क्या है, आर इनिशियल जो है वो है रेफरेंस पॉइंट, किसके रिस्पेक्ट में मैं पोटेंशियल एनर्जी या पोजीशन किसी भी पार्टिकल की देख रहा हूं, रेफरेंस पॉइंट। और ये मेरे को रिलेशन मिला है कंजर्वेटिव फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी के बीच में। सर मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मुझे आप एक एग्जांपल लेकर के समझाओ अच्छे से। उससे पहले डेल बाई डेल आर के बारे में बता देता हूँ। ये बिल्कुल वैसा ही है, डेल बाई डेल एक्स आई कैप। हाँ सर थोड़ी देर पहले हमने ये चीज़ देखी है, बिल्कुल ये बिल्कुल वही है, डेल जेड के कैप। चलो जब ये सारी चीज़ आपने देख ली तो मैं दो एग्जाम्पल लेता हूँ, उनसे आपको बताता हूँ कि इसको हम कैसे कर सकते हैं। एक और छोटी चीज़ मैं आपको क्या बता सकता हूँ इसमें, अच्छी सी, किसी भी सवाल को करने से पहले ये नोट किया आपने। चलो एक और ये भी देख लिया। थोड़ा सा उसके अंदर मैं रेफरेंस पॉइंट में एक्स वाई जेड कोमा ले लेता हूँ, थोड़ा उससे आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा। सपोज एफ सी की वैल्यू जो है वो एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप है, और 0,0,0 से x, y, z पॉइंट पर है कोई पार्टिकल, उसकी पोटेंशियल एनर्जी मुझे निकालनी है। डेल यू यू फाइनल माइनस यू इनिशियल इक्वल्स टू, मैं बता देता हूँ कैसे करेंगे, 0 से x, चलो एक बार छोड़ो, 0x, y, z एफ सी को पूरा ही लिख देता हूँ, एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप डॉट
डॉट डेल बाई डेल एक्स आई कैप प्लस डेल बाय डेल वाई जे कैप प्लस डेल बाय डेल जेड के कैप। ठीक है, ये अगर मैं डॉट प्रोडक्ट को देखूंगा तो मैं क्या बोलूँगा, यू फाइनल माइनस का यू इनिशियल, देखो 0 से x, ये माइनस बाहर चलेगा ना, ओवरऑल माइनस चलेगा, ये ओवरऑल माइनस यहाँ से कर देते हैं, 0 से x एफ एक्स, ये कैपिटल डी है, डी एक्स डी बाय कुछ गड़बड़ कर रहे हैं क्या, डी एक्स आई कैप है यार, यही तो गड़बड़ कर रहे हैं, डी एक्स आई कैप डी वाई और यहाँ पे डी जेड, कुछ ऐसे। ठीक है, तो एफ एक्स डी एक्स आई कैप प्लस आई का तो अब कोई मतलब नहीं रहा क्योंकि डॉट प्रोडक्ट हो गया ना ये और ये, ऐसे ही 0 से y एफ वाई डी वाई प्लस 0 से z एफ जेड डी जेड, ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलो मैं 2 क्वेश्चन करके बताता हूँ जिससे आप लोगों को अच्छे से क्लियरिटी है। 2-3 क्वेश्चन निकालवा लेते हैं इन्हीं सब रिलेशंस के ऊपर, नोट किया, इन्हीं सब रिलेशंस के ऊपर कर लेते हैं। अभी जो सब कुछ मैंने लिखवाया उसके ऊपर करते हैं। देखो जैसे ऐसा बोल देता है पहला क्वेश्चन, एफ जो दे रखा है 3x आई कैप प्लस 4y जे कैप। ठीक है, और सेकंड पार्ट, इन सब में पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है आपको ना। एफ दे रखा है मेरे को वेक्टर फॉर्म में y आई कैप प्लस x जे कैप, फाइंड पोटेंशियल एनर्जी, फाइंड पोटेंशियल एनर्जी। मुझे क्या पता भाई कि पोटेंशियल एनर्जी, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी बोल देते हैं 0। ठीक है, तो यू फाइनल ही आ जाएगा। तो यू फाइनल का वैल्यू कितना होगा, माइनस ऑफ, हमने क्या पढ़ा था, पॉइंट्स में मैं बोल देता हूँ, कि कहाँ से कहाँ तक, रेफरेंस पॉइंट 0,0,0 से कहाँ पे x, y, z। ठीक है, यहीं तक जा रहा है, तो मैं क्या बोलूँगा, ओवरऑल 0 से x सीधा लिखूँगा अब, है ना, एफ एक्स 3x dx प्लस 0 से y 4y dy, सीधा लिख सकता हूँ ना, क्यों, क्योंकि अपन क्या लिखते हैं, डेल यू इक्वल्स टू माइनस का 0 से r एफ सी डॉट डी आर। ठीक, मैंने अभी आपको बताया था कि मैं इस चीज़ को कैसे लिख सकता हूँ, माइनस 0 से एफ एक्स डी एक्स प्लस 0 से y एफ वाई डी वाई प्लस 0 से z एफ जेड डी जेड, ऐसे मैं लिख सकता हूँ इसको। तो मैंने ऐसे लिखा है, चलो कर लेते हैं इसको, माइनस को बाहर ले लेते हैं 3, और ये कितना आ जाएगा, x²/2 मैं सीधा कर देता हूँ, प्लस 4y²/2। अब इसको सॉल्व कर लो आप, ये 2 चला गया, ये कितना आ जाएगा, -3/2 x² -2y²। ये मेरा आंसर आ गया यू फाइनल का। ठीक है, सेकंड वाले पार्ट को देखो, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है सेकंड वाला थोड़ा सा ट्रिकी है, आपको कंफ्यूज कर देगा ये। ठीक, तो एक बार सेकंड वाले को भी देख लो, बता देता हूँ, नोट कर लो इसको फटाक से, नोट कर लिया हो तो देखो, सेकंड वाला करते हैं, देखना है ना। देखो सेकंड वाले में मेरे को यू फाइनल निकालना है, या डेल यू निकाल देते हैं, जैसा कि कोई फर्क नहीं है इसका, माइनस क्या बोलेंगे, ये 0 से x y, एक काम करते हैं 0 से x y ले लेते हैं सीधा ही, x, y तक। ठीक है, क्या बोलेंगे, हम ये तो बोलते हैं ना 0, कहाँ से जा रहे हैं, 0,0,0 से x, y, z तक। ठीक है, तो देखेंगे y dx, y लो सर पूरा अच्छे से लिखो आप एक बार, देखो फिर ये ऐसे किया, अब देखो जरा यहाँ पे माइनस बाहर ले लिया, 0xy ऊपर x, y, और नीचे क्या बोलेंगे, f लिख देते हैं, y आई कैप प्लस x जे कैप डॉट dx आई कैप प्लस dy जे कैप। देखो आपको बहुत अच्छी सी चीज़ दिखेगी इसमें, माइनस क्या बोलेंगे, 0x, y y dx प्लस
एक्स डी वाई। बेटा यार ये किसका फॉर्मूला हुआ करता था, किसका फॉर्मूला हुआ करता था? देखो यहाँ पर आके बच्चा रुक जाता, उसके समझ से परे हो जाती चीज़ें। डी एक्स वाई को कैसे लिख सकता हूँ? एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स, डिफ्रेंशिएशन ऑफ प्रोडक्ट। ठीक, तो यही चीज़ अगर मैं बोलूँगा तो ये कितना आ जाएगा? माइनस, सीधा लिख सकता हूँ इस पूरी चीज़ को, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 0x y डी एक्स वाई, ऐसे लिखा जा सकता है। इंटीग्रेशन इसको खा जाएगा और सिंपल जो मेरा आंसर आएगा डेल यू का वो कितना आएगा? माइनस का एक्स वाई। इस क्वेश्चन को काफ़ी सारे बच्चे गलत कर देते हैं क्योंकि वो यहाँ पर आके इस चीज़ को पकड़ नहीं पाते हैं। ठीक है, जब ये सब कर लिया तो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, पोटेंशियल एनर्जी देकर के फोर्स निकलवा लेते हैं, है ना? थोड़ा सा उलट करके कर लेते हैं। देखो मिटा दूँ सारा, चलो लो मिटा देते हैं इसको। और नेक्स्ट चीज़, अपने वीडियोस में फालतू बकवास नहीं होगी, टू द पॉइंट हम बात करेंगे क्योंकि भाई मैं कोई यूट्यूबर नहीं हूँ। ये तो लॉकडाउन की वजह से मुझे ये सब जुगाड़ करना पड़ रहा है, तो अपने यहाँ फालतू बकवास नहीं होगी, सीधा पढ़ाई, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई। चलो क्या बोलूँ कि जो U है वो बोल लेते हैं पोटेंशियल एनर्जी गिवन है 3xy प्लस 4yz, स्केलर है लिख सकते हैं, 4yx लिख देते हैं यार, yz प्लस xz ऐसे लिख दो। ठीक है, तो आप मुझे f का वैल्यू बताओ क्या आएगा? बेटा यार मुझे पता है, मैंने अभी बोला था f जो होता है, मैं क्या बोले थे, डेल बाई डेल आर माइनस का डेल यू बाई डेल आर, ये मैंने बोला था। डेल आर का वैल्यू मैंने क्या बोला था? डेल बाई डेल एक्स एफ एक्स, ये एक्स डायरेक्शन में, ये किसका वैल्यू है? एफ एक्स का है, ये यू आएगा यहाँ पे। ऐसे ही डेल यू बाय डेल वाई, ये मेरे को एफ वाई का वैल्यू देगा। ऐसे ही डेल यू बाय डेल जेड मेरे को किसका वैल्यू देगा? एफ जेड का देगा कि नहीं देगा? और यहाँ पर जो मेरे को नेट एफ मिलेगा, मेरा जो एफ होगा वो होगा एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप। ठीक है, तो मेरा काम है अभी फ़िलहाल इसको निकालना, मेरा काम है अभी फ़िलहाल इसको निकालना। कर लेते हैं, निकालते हैं। चलो अब मैं सीधा डायरेक्ट मान के चल रहा हूँ, आप लोगों को आता है क्योंकि मैंने डिफरेंशिएशन काफ़ी अच्छे से सिखाया हुआ है बेसिक के लेक्चर्स में। विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो बाकी सब कांस्टेंट, तो ये कितना आएगा? 3y, ये तो पूरी टर्म 0 प्लस जेड, ये आ जाएगा, है ना? इसके रिस्पेक्ट में करेंगे y, यानी y वेरिएबल है, बाकी सब कांस्टेंट, तो मैं कितना बोलूँगा? 3x प्लस 4z। ये वैल्यू कितनी आई? z के रिस्पेक्ट में करेंगे तो पहली टर्म तो 0 जाएगी, क्या बोलेंगे? 4y प्लस x। बेटा ये आपके रहे वैल्यूज़ यहाँ पर पुट कर दो, तो नेट फोर्स मेरे को जो मिली वो कितनी मिली? 3y प्लस जेड आई कैप प्लस 3x प्लस 4z विद रिस्पेक्ट टू, हाँ ठीक लिख रहा हूँ, प्लस जे कैप प्लस एफ जेड कितना है? 4y प्लस x के कैप। ये मेरे को फोर्स मिली, ये मेरे को क्या मिल गई? फोर्स। चलो कुछ चेन वाले क्वेश्चंस करते हैं ताकि आप लोगों को चीज़ें और अच्छे से समझ में आए। मिटा दूँ इसको, कर लें? चलो करते हैं। लो चेन वाले क्वेश्चंस कर लेते हैं। मैं देख लेता हूँ कि प्रॉपर फ्रेम में चीज़ें आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं। हाँ बिल्कुल आ रही हैं, बिल्कुल आ रही हैं। देखो दो क्वेश्चन चेन की। पहला क्वेश्चन ये कि ये एल लेंथ की चेन है, एम मास है, ऐसे है, ये यू आई ग्राउंड के रिस्पेक्ट में मेरा 0 हो गया, इसकी पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। सिमिलरली एक और क्वेश्चन मेरा यहाँ पर है, हेमिस्फेरिकल है, यहाँ से मैंने चेन को ऐसे पर्टिकुलर किसी भी एंगल, वर्टिकल से किसी भी एंगल थीटा के ऊपर रखा हुआ है। ठीक है, तो वही एल एन दोनों ही केसेस में पोटेंशियल एनर्जी आपको कैलकुलेट करनी है। कर ले, चलो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पर मैं क्या बोलूँगा कि अब क्या है, मुझे क्या पता कि मैं ये वर्टिकल हाइट y के ऊपर एक छोटा सा एलिमेंट dy ले लेता हूँ और जो इसका मास होगा वो कितना होगा? dm होगा। ऐसे क्यों करता हूँ? क्योंकि ये पूरे के अंदर l लेंथ है पूरी चेन का, तो एक छोटा सा पॉइंट लेकर के इंटीग्रेट कर दूंगा 0 से l तक,
ठीक है, स्मॉल एलिमेंट लेना कहते हैं इसको, आप लोगों ने रोटेशन के अंदर आप लोगों को अच्छे से आता है। तो y डिस्टेंस पे जाकर के मैं देखता हूँ, तो यहाँ से जो इसकी पोटेंशियल एनर्जी आएगी du, वो कितनी आएगी हमें पता है mgh होती है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है mgh, ठीक है। तो मैं क्या बोलूँगा, m मेरा कितना है स्मॉल एलिमेंट dmg इंटू वाई डिस्टेंस, ये मैं लिख दूंगा। बेटा मेरे को dm का वैल्यू निकालना है, तो मैं क्या बोलूँगा, l के अंदर कितना मास है m, पर यूनिट लेंथ के अंदर कितना आ जाएगा m/l। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना वो वाले क्वेश्चन से मास का। तो dy के अंदर कितना होगा m/l dy, यही होगा। तो यहाँ पर मैं क्या बोलूँगा, du स्मॉल एलिमेंट लेके पूरे पे लिमिट लगा देंगे, आंसर आ जाएगा, है ना। ये dm की वैल्यू हो गई, ये पूरी किसकी वैल्यू है, ये dm की है, रख दो वैल्यू यहाँ पे m/l dy gy। अब नेट पोटेंशियल एनर्जी चेंज इन टोटल पोटेंशियल एनर्जी होएगी वो इंटीग्रेशन ऑफ m/l, लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 0 से l तक, 0 से l तक, ठीक है। m/l y dy और ये g यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे इसको। अब तो बहुत सिंपल हो गया ये, u इक्वल्स टू कितना बोलेंगे, m/l जी तो आ गया बाहर, अंदर y dy 0 से l, तो ये कितना होगा mg/l y स्क्वायर, 2 ले लेते हैं बाहर, अभी बच्चों को समझ में नहीं आएगा, 2 यहाँ ले लेते हैं, 0 से l, तो ये हो जाएगा mg/l स्क्वायर बाई l इंटू का 2, l से l कट गया, तो ये कितना आएगा mg/l/2, ये आया मेरा u पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। वो वाला आपका होमवर्क, अरे सर इतना वो वाला कराते, इसको देते होमवर्क, चलो ठीक है मिटा दूँ, वो भी कराता हूँ क्लास में। इंटीग्रेशन फिर आप लोग कर लेना ना, मैं तो आपको उसके अंदर स्मॉल एलिमेंट निकालना सिखाता हूँ। चलो मैं क्या कहता हूँ कि यहाँ से, अब क्योंकि किसी एंगल के ऊपर रखी हुई है, तो मैं यहाँ से एक छोटा सा, एक फाई एंगल के ऊपर एक छोटा सा एलिमेंट लेता हूँ, ठीक है। फाई एंगल के ऊपर डी फाई, ठीक है, छोटा सा एलिमेंट ले लिया। इस एलिमेंट की जो लेंथ है वो dl है और इसका जो मास है वो कितना है dm है। क्लियरिटी आई। अब क्योंकि मैंने यहाँ से एंगल लिया है और ये पूरा रेडियस r है, तो बेटा ये जो हाइट हो गई, ये वाली जो हाइट, इस स्मॉल एलिमेंट की हाइट, ये कितनी होगी r cos थीटा, होगी कि नहीं होगी। चलो ठीक है कोई बात नहीं। मैं क्या बोलता हूँ, du मेरा जो होगा वो कितना होगा dmgh ही होता है ना, dmg, और h का वैल्यू कितना है r cos थीटा। बेटा mgh ही लिखते हैं, पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। देखूं जरा पूरा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हाँ आ रहा है, यही तो लिखते हैं। dm का वैल्यू अभी फिर से निकाल लेते हैं। dm का वैल्यू मैं क्या बोलूँगा, ठीक है, क्या बोलेंगे dm का वैल्यू, लो डी फाई, कुछ गड़बड़ कर रहे हैं क्या, कुछ गड़बड़ कर रहे हैं इसमें क्या गड़बड़ कर रहे हैं कि जो dl को मैं क्या लिख सकता हूँ, r d थीटा लिखा जा सकता है ना। बिल्कुल लिखा जाता है, कुछ गड़बड़ नहीं कर रहे, ठीक है। हम अपने पैटर्न पे चलते हैं, जैसा जो भी है, इसको बाद में, इसको यूज़ में लेंगे, इसको मैं बाद में बताता हूँ। देखो सिंपली ये मेरा फर्स्ट इक्वेशन हो गया। मैं क्या बोल सकता हूँ, l लेंथ के अंदर मास कितना है, m है, एक के अंदर कितना होगा मास पर यूनिट लेंथ, और dl लेंथ के अंदर मास कितना होगा m/l dl, ठीक। ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं। जो du की वैल्यू आएगी वो आएगी, देखो कुछ गड़बड़ नहीं किया, कुछ नहीं किया, मैं वही देख रहा था मैं dl की वैल्यू कहाँ, m/l dl और g r cos ऑफ थीटा। बेटा इंटीग्रेशन आपको करना है, ठीक है, मैं आपको पहुँचा देता हूँ मुकाम तक। तो dl जो होगा बेटा, अभी जैसे मैंने लिखा कि वैल्यू कितनी होगी, dl इक्वल्स टू, या सिंपल बोलूँ d फाई जो होगा वो कितना होगा, आर्क अपॉन रेडियस, dl अपॉन r। तो यहाँ से dl की जो वैल्यू आएगी वो आएगी r d थीटा बोल दूँ, अगर मैंने इसको थीटा लिया तो d थीटा स्मॉल एंगल, ठीक है। dl की वैल्यू यहाँ पर चिपका देते हैं, m/l
GR cos थीटा इनटू इस DL की वैल्यू यहाँ लिख रहा हूँ RD थीटा। तो देखो M/L G R स्क्वायर अंदर क्या रह गया cos ऑफ थीटा D थीटा। ठीक है, अगर मेरे को नेट पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है तो मैं क्या कर दूंगा, इस पूरे को इंटीग्रेट कर दूंगा 0 से एंगल फाई तक। अब फाई तक कर देंगे तो M/L G R स्क्वायर अंदर 0 से फाई cos थीटा D फाई। आपको पूरा अच्छे से मैंने सिखा रखा है, cos D थीटा sin फाई होता है। ठीक है, वैल्यू रखते हैं, मेरे को मेरा आंसर मिल जाएगा। क्लियरिटी आई बेटा, अच्छे समझ में आया। ठीक है, तो ये कुछ अच्छे क्वेश्चन भी लिए मैंने, सिंपल क्वेश्चंस भी लिए पोटेंशियल एनर्जी के। अब जो नेक्स्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं वो है वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम, उसको समझो जरा। इसको मिटा दो, पूरे को इसको मिटा देता हूं। आज के लेक्चर में हमने क्या क्या किया, हमने कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस को देखा कि कैसे क्या क्या करते हैं। दूसरी चीज जो मैंने पढ़ी काइनेटिक एनर्जी पढ़ी, काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के बीच में रिलेशन पढ़ा। एक क्वेश्चन किया, दूसरा क्वेश्चन किया। पहला क्वेश्चन 50% इंक्रीज करके, दूसरा क्वेश्चन 1% या 2% इंक्रीज करके। नेक्स्ट मैंने पढ़ा आपको पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी किसके कौन सी फील्ड में लगती है, कंजर्वेटिव फील्ड यानी कंजर्वेटिव फोर्सेस के बारे में। उसके बाद मैंने आपको रिलेशन बताया कि फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी के बीच में क्या रिलेशन होता है। मैंने 3 क्वेश्चन आपको लिए, एक में मैंने 2 में मैंने आपको फोर्स लेकर के दिखाया, एक क्वेश्चन में मैंने आपको पोटेंशियल एनर्जी लेकर के दिखाई। मैंने 2 चेन वालों में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का यूज करके आपको चीज समझाने की कोशिश करी। आई होप आप लोगों को अच्छे समझ में आया होगा। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट वर्क पावर एनर्जी का मैं शुरू करने जा रहा हूँ, वर्क एनर्जी थ्योरम। ठीक है, वर्क एनर्जी थ्योरम, इसको समझ लेना बहुत इंपॉर्टेंट है और कंसेप्चुअली बहुत अच्छी चीज है ये। देखो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होती है कि जो टोटल वर्क डन जो होता है वो बेटा वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होता है, ये बोलती है वर्क एनर्जी थ्योरम। अब सर टोटल वर्क डन मतलब कैसे, टोटल वर्क डन मतलब नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस की वजह से भी, कंजर्वेटिव फोर्सेस की वजह से भी, एक्सटर्नल फोर्सेस की वजह से भी, सूडो फोर्स वगैरह जो भी लग रहे हैं सब की वजह से जो वर्क डन होगा वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जीज के अंदर। ठीक है, और मैं ये भी लिख सकता हूँ कि सर WN तो मैं ऐसे लिख दूँ, मैं क्या इसको ऐसे लिख सकता हूँ, वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्सेस को मैं क्या ऐसे लिख सकता हूँ, माइनस का डेल यू, अभी अभी पढ़ के आए पोटेंशियल एनर्जी के अंदर, पढ़ के आए कि नहीं पढ़ के आए, प्लस W एक्सटर्नल इक्वल्स टू डेल्टा ऑफ के, ये भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, अगर कोई मुझको यूं बोल दे कि सर WN एंड W एक्सटर्नल की वैल्यू 0 है, किसी पार्टिकल के ऊपर नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस नहीं लग रही हैं और एक्सटर्नल फोर्स 0 है, तो उस कंडीशन के अंदर ये जो फॉर्मूला है ये टर्म मेरी 0 हो गई बेटा, ये टर्म भी मेरी 0 हो गई। ठीक है, तो बचा क्या, माइनस ऑफ डेल्टा यू इक्वल्स टू डेल्टा ऑफ के। यहां से मुझे क्या पता चला, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, क्या पता चला, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी जो है वो किसके इक्वल होगी, गेन इन काइनेटिक एनर्जी। यानी सर अगर मैं इस चीज को लिखूंगा, मैं कैसे लिखूंगा, देखना बेटा, मैं इसको कैसे लिखूंगा, u फाइनल माइनस का u इनिशियल इक्वल्स टू k फाइनल माइनस का k इनिशियल। इसको अंदर लेके जाऊंगा तो u इनिशियल माइनस u फाइनल इक्वल्स टू k फाइनल माइनस k इनिशियल। ठीक है, ये इधर, तो यहाँ से पता चला k इनिशियल प्लस u इनिशियल इक्वल्स टू k फाइनल प्लस u फाइनल। बेटा यार ये चीज़ आपको देखी नहीं लग रही, छोटी क्लासों में हम पढ़ के आए थे कि टोटल मैकेनिकल एनर्जी जो होती है वो होती है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होती है कि नहीं होती है। तो यहाँ से मैं क्या बोलूँगा, कि ये चीज़ यहाँ पर आ गई, कैसे आ गई, देखो यहाँ से मैं क्या बोलूँगा, मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि टोटल मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल इक्वल्स टू टोटल मैकेनिकल एनर्जी फाइनली, ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। और ये क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये कब आता है, जब वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस, फिर से सुनना, ध्यान से सुनना, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कब लगता है, जब वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस इक्वल्स टू, जब WC इक्वल्स टू डेल KE होगा, तो मैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी COE लगा सकता हूं, लगेगा। ठीक है,
तब ही ये लगेगा। तो ये है हमारी पूरी अच्छे से वर्क एनर्जी थ्योरम। इसके अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट भी मैंने आपको समझाया। वर्क एनर्जी थ्योरम के ऊपर मैं क्वेश्चंस कराने से पहले एक बार इक्विलिब्रियम मैंने बीच में बोला था, वो मैंने नहीं बताया, मैं वो भी बता देता हूँ। फिर हम करेंगे न्यूमेरिकल्स इस पार्ट के थोड़े ठीक ठीक, जिसके अंदर मैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और वर्क एनर्जी थ्योरम का यूज लूंगा। ठीक है, तो नेक्स्ट थियोरेटिकल जो पार्ट है मेरा, उस पे हेडिंग लिखो टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम, ठीक, टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम लिखो बेटा। देखो टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम, सबसे पहले मैं एक डायग्राम बनाता हूँ, उससे आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा कि ये पोटेंशियल एनर्जी है और ये आर डिस्टेंस है। ठीक है, मैं क्या बोलता हूँ, ये कुछ इस तरीके का है। ये एक बॉल है, एम मास यहाँ पर है, ए पॉइंट बोल देता हूँ, बी पॉइंट में यहाँ पे बोल देता हूँ, सी पॉइंट में यहाँ पे बोल देता हूँ। ठीक है, यही मास बॉब यहाँ रखी हुई है, ये एम मास है, यहाँ पे भी कोई एम मास है। बेटा यार यहाँ पर क्या है, यू मिनिमम है, यहाँ पर कितना दिख रहा है मेरे को, यू मैक्सिमम। ठीक है, मैं इसको थोड़ा धक्का मारूंगा तो ये वापस ऐसे ऐसे करके वापस यहीं पे आ जाएगी। तो मुझे क्या दिख रहा है कि ये कैसा है, ये तो स्टेबल है। ठीक है, ये तो स्टेबल है, लेकिन अगर मैं इसको थोड़ा सा पुश करूंगा तो ये नीचे आ जाएगी। तो ये कैसी है, अनस्टेबल है। और ये कैसा है, ये मैं क्या बोलूँगा, ये इक्विलिब्रियम कंडीशन है। इक्विलिब्रियम कहने का मतलब इसको क्या बोले हैं, ये सिंपली मतलब कि देखो इक्विलिब्रियम मतलब कि ये अब ना तो मतलब ये पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है ना ज़्यादा है, मतलब स्टेबल है। इसको मैं थोड़ा सा धक्का मारूंगा, पुश करूंगा तो ये इसी लेवल पे रहेगी। इसकी पोटेंशियल एनर्जी ना कम होगी ना ज़्यादा होगी, ये स्टेबल है। ठीक, मतलब स्टेबल नहीं कह सकते, मतलब इक्विलिब्रियम कंडीशन आ गई है ये। चलो मेन मुद्दा तो मेरा ये है कि ये कैसा है, स्टेबल इक्विलिब्रियम, ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम और ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। मेन मुद्दा मेरा ये है। तो मैं एक बार समझा देता हूँ, मैं पहले आपको ये और ये समझाता हूँ, लास्ट में मैं आपको ये चीज़ समझाऊंगा। तो एक बार मैं आपको बताता हूँ कि स्टेबल इक्विलिब्रियम में के अंदर क्या है। मुझे क्या पता चली मोटी मोटी बात कि सर अगर इक्विलिब्रियम स्टेबल इक्विलिब्रियम हो तो उस कंडीशन में मेरा यू मिनिमम होता है। ठीक है, और मिनिमम और मैक्सिमम कब निकालते हैं, मैंने आपको बेसिक के अंदर मैक्सिमम मिनिमम पढ़ाया था। मैं क्या बोलूँगा, डेल यू बाई डेल आर निकालूंगा सबसे पहले जीरो करके, फिर अगर डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स डेल आर का वैल्यू पॉजिटिव आता है, तब तो मेरा क्या है, यू मिनिमम है। ठीक, स्टेबल इक्विलिब्रियम के अंदर तो ये कंडीशन होंगी। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के अंदर मैं बोलूँगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के अंदर मैं क्या बोलूँगा कि भाई पोटेंशियल एनर्जी मेरी यू मैक्सिमम है। तो मैक्सिमम होने की कंडीशन बेटा क्या होती है कि सर मैं डेल यू बाय डेल आर इक्वल्स टू पहले जीरो करूँगा, फिर मैं ये चेक करूँगा कि ये मैक्सिमम है कि नहीं है पोटेंशियल एनर्जी। तो मैक्सिमम है कि नहीं है, तो मैंने मैक्सिमम मिनिमम के अंदर फिर बोलता हूँ डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल आर स्क्वायर, ये क्या होना चाहिए, ये लेस देन जीरो होना चाहिए, यानी कि ये नेगेटिव होना चाहिए। ठीक है, और जब ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन आ जाएगी तो यहाँ पर इस वाली कंडीशन में मैं क्या बोलूँगा कि डेल यू बाई डेल आर इक्वल्स टू जीरो एंड डेल स्क्वायर यू कॉन्स्टेंट इक्विलिब्रियम बोलते हैं, कॉन्स्टेंट। ठीक है, यहाँ पर ये कांस्टेंट आ गई, तो ये इसमें भी डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल आर स्क्वायर इक्वल टू जीरो आ जाएगा जब मैं सॉल्व करूँगा। ठीक है, समझ में आया। चलो एक क्वेश्चन करके बताता हूँ जिससे आपको क्लैरिटी आएगी कि ये सब जो रामायण मैंने लिखी है उसमें मैं कहना क्या चाहता हूँ। स्टेबल इक्विलिब्रियम में क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी। मिनिमम की कंडीशन में मैक्सिमम मिनिमम बता चुका हूँ कि डेल यू बाई डेल आर से मेरे को वैल्यू मिलेगी किस पॉइंट पे। ठीक, ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, अनस्टेबल के अंदर ये कंडीशंस होती हैं, कांस्टेंट अगर हो जाए तो उसके अंदर ये वैल्यूज होती हैं। ठीक है, कांस्टेंट इक्विलिब्रियम। चलो एक क्वेश्चन करता हूँ, उससे मैं आपको समझाता हूँ कि ये सब चीज़ें क्या है और मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, चलो फिर देखो जरा एक क्वेश्चन देखते हैं कि ये पोटेंशियल एनर्जी है किसी भी पार्टिकल की 2x माइनस 3x स्क्वायर। तो मुझे ये बताना है कि ये कौन से टाइप का इक्विलिब्रियम है। कौन से टाइप के इक्विलिब्रियम के लिए मैं पहले चेक करूंगा कि पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है या मैक्सिमम है। अगर u मिनिमम आएगा तो स्टेबल इक्विलिब्रियम आएगा। अगर u का वैल्यू मैक्सिमम आएगा तो मैं क्या बोलूंगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम आएगा। ठीक है,
चलो चेक करते हैं। सबसे पहले तो किस पॉइंट पे पहले वो निकाल लेते हैं, डेल यू बाई डेल एक्स निकाल लेते हैं क्योंकि एक्स के साथ वेरी कर रहा है। तो क्या बोलेंगे 2 माइनस 6x इक्वल्स टू 0। ये मैंने आपको मैक्सिमम मिनिमम में अच्छे समझाया ना ऐसे ही। तो यहाँ से मैं क्या बोलूँगा कि सर x की वैल्यू जो आएगी वो आएगी, ये इधर चला जाएगा 1/3। सही कह रहा हूँ क्या? 2 इक्वल्स टू 6x, ठीक है 1/3 आएगा। चलो इस ये पॉइंट, ये तो पॉइंट आ गया कि किस पॉइंट के ऊपर अभी तो मैंने क्या निकाला, वो पॉइंट निकाला जिसके ऊपर मैक्सिमम या मिनिमम होगी पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन मुझको अभी ये नहीं पता है कि मैक्सिमम है या मिनिमम है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, डबल डिफरेंशिएट करूंगा, डेल यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। डबल डिफरेंशिएट करूंगा तो ये मेरी इक्वेशन आई थी 2 माइनस 6x। अगर मैं इसको एक और बार करूंगा तो ये आएगा माइनस का 6, यानी कि डेल स्क्वायर यू अपॉन जो डेल एक्स स्क्वायर है ये क्या है, नेगेटिव है। और बेटा जब ये नेगेटिव होता है तो पोटेंशियल एनर्जी जो आएगी वो कैसी आएगी, मैक्सिमम। यू मेरी क्या होगी, मैक्सिमम। यहां से मुझे पता चला कि नेगेटिव आएगा तो मैक्सिमम मिलेगा, मैक्सिमम मिलेगा तो किस टाइप का इक्विलिब्रियम आ गया, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम आ गया। ठीक है, किस टाइप का इक्विलिब्रियम आया बेटा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। क्लियरिटी आई आपको अच्छे से, ये चीज आई समझ में? चलो ठीक है बेटा, फिर है ना, अब हम करेंगे कुछ क्वेश्चंस कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और वर्क एनर्जी